Hello guys, welcome back to the second part of this lecture. In previous lecture, I have discussed some basic topics of Newtonian mechanics like what is mechanics, equations of motion, types of forces in mechanics जिसमें आपने टेंशन, frictional force, right, and spring force and also normal reactions के बारे में पढ़ा. FBD free body diagram, resolution of force एंड इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट. एंड इन दिस लेक्चर वी विल गो थ्रू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व न्यूटोनियन मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स, एंड देन वी विल प्रैक्टिस फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स. एंड दीज प्रॉब्लम्स विल बी टू टाइप: जनरल प्रॉब्लम फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, एंड these topics are important for basic point of view, right. यहाँ से आपका प्लेटफॉर्म तैयार होगा और ये एग्जामिनेशन में आपको इम्पॉर्टेंट होगी, राइट. तो स्टार्ट करते हैं. तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से स्टार्टिंग करते हैं. देखिए यहाँ पर 3 लॉज हैं, राइट. फर्स्ट लॉ को डिस्कस करते हैं. न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? स्टेट ऑफ द सिस्टम, राइट. तो स्टेट ऑफ सिस्टम की बात करता है. तो स्टेट ऑफ सिस्टम की यदि हम बात करें, स्टेट ऑफ सिस्टम, इसका मीनिंग क्या हुआ? सिस्टम या तो रेस्ट में होगा या मोशन कर रहा होगा, राइट. यानी कि रेस्ट और मोशन, राइट. अब ये क्या कहता है कि सिस्टम की स्टेट में चेंज कब तक नहीं होगा? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे. ओके, तो मैथमेटिकली आप इसे कैसे लिख सकते हो? एक्सीलरेशन ए इक्वल्स टू 0 इफ समेशन एफ इक्वल्स टू 0. एक्सीलरेशन 0 है, इसका मीनिंग क्या है? देयर इज नो एक्सीलरेशन, मीन्स देयर इज नो चेंज इन मोशन. मीन्स अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है तो वो मोशन करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे. तो नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर 0 है, तो सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा. एंड ये स्टेट कब चेंज हो सकती है? द स्टेट कैन ओनली बी चेंज्ड, और स्टेट चेंज हो रही है, इसका मीनिंग क्या है? एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0. कब ये नॉट इक्वल टू 0 होगा? जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा. दैट मीन्स इफ समेशन एफ इज नॉट इक्वल टू 0. सिंपल. तो आप इसको लिख सकते हो. इसका मीनिंग क्या हुआ? एक्सीलरेशन ए इक्वल टू 0 इफ समेशन एफ इक्वल टू 0 मीन्स नो चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम. कब? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट. ऑन इट मीन्स सिस्टम पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो आपका क्या हो? वर्क ना करे. ठीक है. एंड इसका मीनिंग क्या हुआ? स्टेट कैन ओनली बी चेंज्ड इफ
एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम एक्ट। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, लेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, तो क्या होगा, सिस्टम की स्टेट में चेंज हो सकता है, राइट। तो आप इनको समराइज करके लिख सकते हो, समराइज करके जैसे कि बुक्स में जो डेफिनेशन लिखी होती है, ए बॉडी विल बी इन इट्स ए स्टेट ऑफ रेस्ट और रेक्टिलिनियर मोशन until no external force works on the system। तो वो सही से आप समराइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं और ये आपने पढ़ा भी होगा। अब बात आती है कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। तो ये लॉ क्या बताता है आपको, आप नोट करके लिख सकते हो। इट डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोशन, राइट, एंड आल्सो it gives the definition of the zero force, and third point, it defines the inertial frame। this is the important point। ये inertial frame को define करता है। तो ये inertial frame क्या है और non inertial frames क्या होते हैं, राइट। तो हम इसमें जगह बना लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम क्या होगा एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा। तो इनर्शियल फ्रेम जो होता है वो आपका अनएक्सीलेटेड फ्रेम होता है। अनएक्सीलेटेड फ्रेम मीन्स इसका एक्सीलेशन क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो एक्सीलेशन की बात ही फर्स्ट लॉ करता है। दैट मीन्स इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जिसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ होल्ड करेगा, राइट। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए दो रेफरेंस फ्रेम हैं, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, और उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटीज हैं वो कांस्टेंट है। तो सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा, रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो एक्सीलरेशन जो है आपका सिस्टम का एफ इक्वल्स टू क्या है, खैर ये तो बाद की बात है। तो न्यूटन्स लॉ जब सेकंड लॉ पढ़ेंगे तब आप डिफाइन करेंगे। सिंपली एक्सीलरेशन को आप कैसे लिखोगे, ए इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी, और ये क्या होगा, जीरो। तो those frames in which the acceleration of the frame of the system is zero, that will call the inertial frame, okay, and Newton's first law इसमें hold करेगा। अब जो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा, वो होगा एक्सीलेटेड फ्रेम। इसमें एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। यहाँ आपका एक्सीलरेशन आपका नॉन जीरो होगा, तो आप इसे एक्सीलेटेड फ्रेम बोलेंगे। दूसरी बात यह है कि इसको नोट करके लिख लीजिए, जो अर्थ है आपकी, अर्थ क्या है, अर्थ तो आपकी एक्सीलेटेड है, तो अर्थ आपकी नॉन इनर्शियल फ्रेम है ड्यू टू द रोटेशन इट्स एक्सिस, रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, राइट, बट इट इज कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेट इनर्शियल फ्रेम फॉर द मेजरमेंट पर्पज। तो मेजरमेंट पर्पज के लिए इसको अप्रोक्सीमेट इनर्शियल फ्रेम माना गया है, बट इनफैक्ट ये नॉन इनर्शियल है, बिकॉज इट इज इसका जो एक्सीलरेशन है वो जीरो नहीं है ड्यू टू द रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, राइट। तो फर्स्ट लॉ इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन करता है, राइट। अब बात आती है सेकंड लॉ की, ठीक है। तो सेकंड लॉ क्या है आपका, देखिए फर्स्ट लॉ में आपने क्या किस चीज की बात की, एक्सटर्नल फोर्स और सिस्टम की एक्सीलरेशन की, राइट।
बट ये एक्सटर्नल फोर्स होता क्या है? तो सेकंड लॉ बेसिकली क्या करता है, डिफाइन द एक्सटर्नल फोर्स, राइट। तो ये क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। इनकी जो फोर्स होगा किसी सिस्टम पर, जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, डी ओवर डी टी एम बी, इस तरह से आप लिख सकते हैं, राइट। एंड इफ एम इज कांस्टेंट, इन जनरल मास कांस्टेंट ही रहता है, बट उन कुछ सम स्पेशल केसेस मास में वेरिएशंस होते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इफ एम इज कांस्टेंट, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम डी वी ओवर डी टी, और इसे आप क्या लिखोगे, एम ए। यही है आपका न्यूटन्स सेकेंड लॉ, इक्वेशन नंबर 1। एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन आप इसको लिख सकते हो, अगर आपका सिस्टम का एक्सीलरेशन अगर डिफाइन करना हो तो एक्सीलरेशन ए विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। इस तरह से भी बहुत सारी बुक्स में आपको लिखा मिल जाएगा। अब आप इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, सिंपल, राइट। बट मेनली आपको इसको याद रखना है, ठीक है। एंड जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ इनफैक्ट क्या है, स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड लॉ है। कैसे है समझ लीजिए, आपका सेकेंड लॉ क्या कहता है, एफ इक्वल्स टू एम ए, राइट। एंड फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ जीरो एक्सटर्नल फोर्स की बात करता है, नो एक्सटर्नल फोर्स, राइट। तो इफ एफ इक्वल्स टू जीरो, तो दिस इम्प्लाई ए इक्वल्स टू जीरो, तो अपने आप हो गया। एंड ए इक्वल्स टू जीरो है, तो इसका मीनिंग क्या है कि सिस्टम अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो मोशन करता रहेगा, यानी उसकी मोशन में, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा, राइट। एंड आल्सो इट डिफाइंस द इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। एंड थर्ड लॉ की अगर हम बात करें, थर्ड लॉ को भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड लॉ क्या है आपका, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है, सिंपल, राइट। अब इसमें सपोज कर लीजिए, मान लीजिए अब इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, राइट। तो आप अपने आप नोट कर लीजिए इसको, राइट। तो सपोज कीजिए ये कोई बॉडी है ए, राइट, एंड दिस इज अनदर बॉडी बी, ओके। अब मान लीजिए इस पर जो फोर्स लग रहा है ये है आपका एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। एंड इस पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज एफ बी ड्यू टू ए। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या कहेगा, कहता है कि एफ ए बी विल बी इक्वल टू एफ बी ए, बट यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सिंपली कि जो दो फोर्सेस लगेंगे वो क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, बट उनकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, अलग होगी। द म्यूचुअल फोर्सेस ऑफ टू बॉडीज एक्टिंग अपॉन ईच अदर विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड कॉलिनियर। ये भी याद रखना, कॉलिनियर भी होनी चाहिए, अदरवाइज इसका वायलेशन हो सकता है, ठीक है। इसके कुछ वायलेशंस भी हैं थर्ड लॉ के। वायलेशन इसके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए
और मैं यहाँ पर थोड़ा जगह बना लेता हूँ, या इधर कर लेते हैं। वायोलेशन ऑफ थर्ड लॉ। कहाँ पर ये वायोलेट कर जाएगा? सपोज कीजिए दो करंट कैरिंग वायर हैं, वो पैरेलल वायर ना होके अगर इस तरह से हैं, राइट, लाइक दिस। सपोज कीजिए एक वायर तो आपका ये है, ठीक है, इसमें करंट सपोज कीजिए I1 करंट है और इसमें I2 करंट है, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी वजह से एक फोर्स होगा अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इस वायर में, ठीक है। तो इसको आप नाम दीजिए, अंदर की तरफ होगा तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए। इसको क्या लिखेंगे, B/2 ड्यू टू 1, इस तरह से लिख सकते हैं। इसकी वजह से जो इस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, राइट। इसका नाम दे दीजिए B/1 ड्यू टू 2, राइट। तो इस पर क्या होंगे, द करंट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस पर फोर्स भी कैलकुलेट करेंगे, ये फोर्स भी लगाएंगे। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस पर जो फोर्स होगा दिस, F, और ये इस तरह से ये, तो यहाँ पर क्या होगा, इनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल होंगे पर डायरेक्शंस जो है इनकी अपोजिट डायरेक्शंस नहीं होगी। तो ये यहाँ पर इसका वायोलेशन होगा। इसी तरह से रिलेटिविस्टिक लिमिट्स के केस में भी इसका वायोलेशन होता है, इन रिलेटिविस्टिक लिमिट्स, राइट। तो ये एक दो पॉइंट्स हैं, याद रखना। तो ये रहे आपके न्यूटन्स लॉज, जो आप बहुत पहले से जानते भी हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको पता होता है, ठीक है ना। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है इनका यूज करके न्यूटोनियन मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, यही काम की चीज है। तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, ये इसमें बहुत सारी चीजें तो आपको पहले से आती थी, और कुछ नहीं आती थी तो आपने वो सीख ली और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई होगी। बट यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, एग्जाम में पूछा जाएगा जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। मेन है इनका यूज करके कैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसीलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व न्यूटोनियन मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स। So this topic is important than practice for the various problems, right? चलिए देखिए वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपके यूज होंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या क्या है, नंबर 1, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिसाइड द सिस्टम, ठीक है। डिसाइड द सिस्टम, देन
फिर आपको ये देखना है कि कितने फोर्सेस उस सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, है ना, उनकी आप एक लिस्ट बनाइए, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिस्टम, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। एंड देन कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज करना है। एंड इसके बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अप्लाई लाज ऑफ गॉसन। अब इसको कैसे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको समझ लीजिए, इसको मैं इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सिस्टम की जो मोशन है वो किस एक्सिस के अलोंग हो रही है, या आपकी नीड क्या है, किस एक्सिस के अलोंग मोशन को आपको की स्टडी करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होगा कि इसको आप रिजॉल्व कर लेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स में। रेजोल्यूशन आपको आता ही है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो पहला है राइट द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस अलोंग, मान लीजिए आपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपने पहले तो कंपोनेंट्स को लिख लिया अलोंग एक्स एक्सिस। देन फिर क्या करना है आपको, याद कीजिए जब हमने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की बात की थी, राइट, उस केस में बताया था कि ये सम होता है। अब इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, यहाँ याद रखना, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम में है तब तो सम ऑफ फोर्सेस 0 के ऊपर हो जाएंगे। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या होगा, जो सम ऑफ फोर्सेस है वो किसके ऊपर होगा, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एंड इट्स एक्सेलरेशन। एंड मास ऑफ द सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ कि सिस्टम में जितने मासेस कनेक्टेड हैं या जितनी बॉडीज कनेक्टेड हैं उनका सम। तो यहां पर लिखिए इक्वेट द सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ सिस्टम, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ सिस्टम एंड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका, सिस्टम का एक्सेलरेशन। और जो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वही उसके हर पार्ट का एक्सेलरेशन होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग सिंपल, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए। अगर मोशन आपकी अलोंग द एक्स एक्सिस हो रही है देन, एंड सम ऑफ फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस, ये 0 के ऊपर होगा क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं सिस्टम का, राइट। तो समेशन एफ वाई ये आपके 0 के ऊपर हो जाएगा, खेल खत्म।
और इन जनरल तो क्या होगा, इस इक्वेशन की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन कलिनियर फोर्सेस हैं तब तो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेनली इसी इक्वेशन का यूज होगा। ठीक है, तो अब हम जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, राइट। प्रॉब्लम्स, तो पहले जनरल प्रॉब्लम्स को ले लेते हैं जो आपका बेस मजबूत बनाएंगी, है ना। ये जनरल प्रॉब्लम्स होंगी या लेवल 1 प्रॉब्लम्स आप इनको कह सकते हो इन जनरल, राइट। अब देखिए को पहला क्वेश्चन देखिए, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि द 2 blocks of mass 4 kg and 2 kg are placed side by side on a smooth horizontal surface as shown in the figure. A horizontal force of 20 Newton is applied on 4 kg block. Find the acceleration of each block and the normal reaction on the block. ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो फाइंड आउट करनी है और हर ब्लॉक का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। इन्होंने कहा है ये इस तरह का कोई सरफेस है, ठीक है, इस पर एक आपका 4 kg का एक मास रखा गया है और एक मास आपका ये 2 kg का रखा गया है, ठीक है। और इस पर फोर्स कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, राइट। तब इन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपको इसका एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, एक्सीलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक, यानी कि एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है और नॉर्मल रिएक्शन आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ईच ब्लॉक का एक्सीलरेशन जो है वो क्या होगा, वही एक्सीलरेशन होगा जो इस सिस्टम का एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि ये तो इससे अटैच्ड है ना। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, इसकी इक्विवेलेंट मोशन को कंसीडर करते हैं, यानी आप सिस्टम को एक इक्विवेलेंट सिस्टम की मोशन को कंसीडर करेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये आपका, तो जो इस का एक्सीलरेशन होगा वही हर ब्लॉक का एक्सीलरेशन होगा, राइट। फोर kg एंड 2 kg, राइट। यहाँ पर आपका 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आप इसको एक इक्विवेलेंट सिस्टम की तरह मान लीजिए। अब ये मूव करेगा, है ना, तो इसका एक्सीलरेशन मान लीजिए, इसका एक्सीलरेशन आपने सपोज कर लिया ए है, ठीक। अब वही तरीका, सिस्टम आपका ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, फोर्सेस पे कौन कौन से वर्क कर रहे हैं, ये फोर्स इधर लग रहा है ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, FBD, है ना। तो अभी हम FBD भी बनाएंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। एंड देन वही है अप्लाई न्यूटन्स लॉ। तो इसमें जो इक्वेशन आप अप्लाई करते थे, समेशन Fx इक्वल्स टू m/ax, है ना। तो सम ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सीलरेशन। तो सम ऑफ फोर्सेस, अब यहाँ पर एक ही फोर्स है जो 20 न्यूटन का अलोंग द एक्स एक्सिस लग रहा है, तो यानी कि 20 इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम, यानी इन दोनों का मास, तो 4 + 2, और इसका एक्सीलरेशन आपने a मान ही लिया है, तो दिस इंप्लाइज ये क्या हो गया, a इक्वल्स टू 20/6 इक्वल्स टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया इसका एक्सीलरेशन। तो ये एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम आ गया। यही एक्सीलरेशन किसका होगा,
हर ब्लॉक का, चाहे 2 kg ब्लॉक की बात करें चाहे 4 kg ब्लॉक की बात करें, उसका एक्सेलरेशन भी इतना ही होगा 10/3। अब बात आती है कि इसकी नॉर्मल रिएक्शन की। नॉर्मल रिएक्शन इन ब्लॉक्स पे जो होगी वो कैलकुलेट करनी है आपकी। ठीक है, अब इसके लिए आपको FBD बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाइए FBD। और FBD हर बॉडी के लिए अलग अलग बनता है, पता ही आपको, है ना। तो पहले हम 4 kg के लिए बना लेते हैं। तो 4 kg को अगर हम बनाना चाहें, फॉर 4 kg, तो इसका तरीका क्या था कि बॉडी को हम आइसोलेट कर देते हैं, है ना, फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो ये 4 kg का ब्लॉक है, सिर्फ और सिर्फ हम उसी बॉडी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये अब देखिए इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पर। याद रखना, मोशन अलोंग दिस एक्सिस हो रही है, तो इसी के अलोंग हम यहाँ पर बात करेंगे। 20 न्यूटन का फोर्स तो ये लग रहा है एक। ठीक है, दूसरा, अब नॉर्मल रिएक्शन जो होगी तो ये वाला जो ब्लॉक है इसका ये जो सरफेस है इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर को लगाएगा, और इस वाले ब्लॉक पर एक नॉर्मल रिएक्शन इधर से लगेगी। इसके अलावा और तो कोई फोर्स होगा नहीं। बाई एक्सिस के अलावा अगर आप देखना चाहें इसका वेट नीचे की तरफ वर्क कर रहा हो तो उसकी यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं। ओके, तो देखिए, तो ये 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग गया, और ये जो है इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन ये होगी। ठीक है, अब ये 2 kg का जो ब्लॉक है, फॉर 2 kg, तो 2 kg का ये ब्लॉक है आपका। ठीक है, इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन इसका जो सरफेस है इस तरफ की तरफ लगाएगा। राइट, और ये जो है ए एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है, यानी ये ब्लॉक भी आपका ए एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो इस डायग्राम की हेल्प से या इस डायग्राम की हेल्प से ये नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट की जा सकती है आपकी। कैसे कैलकुलेट होगी, इन दोनों से कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। इसको अप्लाई कर देते हैं। देखिए, मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। इसका मीनिंग क्या होगा, 20 माइनस n, ये किसके ऊपर होगा, इसका अपना मास 4 kg, यहाँ पर लिख दीजिए 4 kg, 2 kg, 4 इंटू एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, तो ये क्या हो गया 4 इंटू 10/3। तो नॉर्मल रिएक्शन आपकी क्या हो गई 20, इसको इधर ले आइए, 40/3 इक्वल्स टू n, यही बन जाएगी नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लीजिए, कितनी आ गई आपकी 20/3 आ जाएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन आपकी आ जाएगी 20/3। यहां से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो यहां से भी इतना ही आएगा आंसर आपका। देखिए यहां पर देखो, एक ही फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इधर है ना, और ये इधर मूव भी कर रहा है। तो दिस n विल बी इक्वल्स टू m इंटू ए, तो इसका मास 2 किलोग्राम इंटू एक्सीलरेशन ए कितना है 10/3, तो 20/3। ठीक है, अगर यहाँ पर ये n में कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इसकी नॉर्मल रिएक्शन को, ये 20 न्यूटन है ना, इनमें अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इसको n डैश मान लीजिए। ठीक है ना, दिस इज n डैश। तो दोनों तरीके से आपका वही आ गया। अब 20/3 ये क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, जिसके लिए आता है देन वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है या जो भूल चुका है उसके लिए ये रिवीजन है। नेक्स्ट है इसमें 3 blocks of mass 3 kg, 2 kg and 1 kg are placed side by side on a smooth surface as shown in the figure. Horizontal force of 12 Newton is applied on the 3 kg block. Find the net force on the 2 kg block. देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, जल्दी से डायग्राम बनाइए। थ्री kg, 2 kg एंड 1 kg, ठीक है, ऊपर ही लिख लीजिए। इस तरह से ये 3 ब्लॉक हैं, इससे अटैच है, इस सरफेस पर इनको प्लेस किया गया है। 12 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, हाँ, ये 3 kg ब्लॉक पर जो है 12 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। अब इन्होंने कहा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन द 2 kg ब्लॉक। 2 kg के ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, समझ लीजिए। इन्होंने कहा ये 3 ब्लॉक हैं, इस तरह से रखे हुए हैं इस सरफेस पर, और 3 kg ब्लॉक पर 12 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। अब ये कह रहे हैं कि जो नेट फोर्स होगा 2 kg वाले पे कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिस्टम का एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लीजिए, और सिस्टम का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए आप इसे क्या करें, एक इक्विवेलेंट सिस्टम की तरह मान लीजिए। इसी डायग्राम को कंसीडर कर लेता हूं मैं, अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। हम इसको एक इक्विवेलेंट सिस्टम की तरह मान लिया, और ये मूव कर रहा है तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है ना। अब इसमें कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, क्या है, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम ए एक्स, सिंपल। तो अब फोर्स कितना लग रहा है इस सिस्टम पर 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ, यहां पर याद रखना ये एम क्या होता है, दिस एम इज द समेशन एम आई एंड इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस m3, जितने भी फोर मासेस यहाँ पर अटैच होंगे। तो 3 + 2 + 1 इंटू ए एक्स, यानी कि इसको आपने ए मान लिया। तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया, ये कितना हो गया, 5 1 6 12/6, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आपका एक्सीलरेशन हो गया, ये सिस्टम का एक्सीलरेशन है। और यही किसका एक्सीलरेशन होगा, जो 2 kg का जो आपका ब्लॉक है उसका भी एक्सीलरेशन कितना होगा, यही होगा, सेम होगा। तो इस पर फोर्स कितना हो जाएगा, आपको पता है F इक्वल्स टू एम ए 2 kg वाले पे, ठीक है ना। तो m इसका अपना मास कितना है, 2 इंटू एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, तो 4 न्यूटन आ गया आंसर। एक तरीका तो ये है, आप इसको सीधे ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इसका FBD बना के नॉर्मल रिएक्शन, वहां से भी हो जाएगा ये। और मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैं अब अलग से ऐड कर देता हूं कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है बट मैंने कहा, ठीक है, आपको इसमें नॉर्मल रिएक्शन भी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अब आप इसका FBD बना लीजिए, ठीक है। तो FBD अगर हम इसका बनाएं तो यहाँ पर ले लीजिए फॉर 3 kg, FBD बनाइए, पहले 3 kg के वाले का बना लेते हैं। तो ये आपका ब्लॉक है 3 kg वाला, ठीक है। तो देखिए इस पर एक 12 न्यूटन का फोर्स ये लग रहा है। दूसरा क्या होगा, ये जो ब्लॉक होगा
ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इसका सरफेस इधर है ना, तो इसको आप मान लीजिए, इसका मैंने नाम दे देता हूं, ये थर्ड पर जो है नॉर्मल रिएक्शन है ड्यू टू सेकेंड, तो मैंने इसका नाम N32 दिया है, ठीक है। और इस वाले पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगी इसकी वजह से इधर होगी, तो 2 kg वाले पर का हम FBD बनाते हैं। देखिए 2 kg, तो 2 kg वाला जो ब्लॉक है इस पर देखिए नॉर्मल रिएक्शन, अब 3 kg का जो सरफेस है ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा, इसका मैं नाम देता हूं नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 ड्यू टू 3, ठीक है। दूसरी बात, ये इसका सरफेस ये भी कोई कम थोड़ा ही है, ये भी इस पे इधर लगाएगा, तो ये है नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट, इसका मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो अलोंग द एक्स एक्सिस यही फोर्सेस लग रहे हैं ना। अब देखिए फर्स्ट 1 kg वाले को देखिए, दिस इज द 1 kg, राइट। और याद रखना ये सब ये एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसका एक्सीलरेशन क्या है a, इसका भी एक्सीलरेशन क्या है a, एंड इसका भी एक्सीलरेशन a। अब 1 kg वाले ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शन 2 kg का है सरफेस, ये इधर की तरफ लगाएगा ये, तो इसका मैं नाम दे दे रहा हूं N1 ड्यू टू 2। अब एक्चुअल में क्या होगा, याद कीजिए मेरा प्रीवियस लेक्चर, ये इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये इक्वल एंड अपोजिट होगी, तो इनफैक्ट N32 विल बी इक्वल टू N23, इसी तरह से N21 विल बी इक्वल टू N12, आता है समझ में बट वो बात की बात है। तो अब ये नॉर्मल रिएक्शंस को हमें कैलकुलेट करना है, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो चलिए यहां से देखते हैं, मान लीजिए इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया था तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 3 kg वाले पे अप्लाई कीजिए इक्वेशन सम मोशन, 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर, और ये क्या है -N32, तो ये नेट फोर्स हो गया जो किसके इक्वल होगा ma, तो 3 इंटू ए एक्सीलरेशन जो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 2, तो इसका मीनिंग क्या हुआ N32 इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 न्यूटन होगी नॉर्मल रिएक्शन, यानी इसकी वैल्यू आ गई 6 न्यूटन। इसी तरह से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से N21, और इससे यहां से करोगे तो और इजी पड़ेगा, यहां से कैसे इजी पड़ेगा देखिए, इसको सीधी सीधी लगा दीजिए, इस पे एक ही नॉर्मल रिएक्शन तो लग रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हो गया N12, ये किसके इक्वल हो गया 1 kg इंटू एक्सीलरेशन a 2, तो ये 2 न्यूटन आ गया, और यही किसके इक्वल होगा N21 के, और ये वाली किसके इक्वल होगी N23 के। सभी एक्सप्लेन हो गई, N32 ये हो गई, N12 N23 N21, इसका यूज करके भी आप कर सकते हैं कैलकुलेट। तो ये जो आंसर इधर आया था 4 न्यूटन, इनकी हेल्प से भी ये जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड, अगर यही फोर्स आपको पूछा होता तो आप देखिए 2 kg का जो ब्लॉक है उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, यहीं से देख लो, बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक कितना है देखो ना, N23 माइनस N21, N23 माइनस N21, यही तो है। अब N23 आपने कैलकुलेट किया था,
N23 आपका 6 न्यूटन माइनस N21 2 न्यूटन 4 न्यूटन आ गया। देखिए यहाँ से भी 4 न्यूटन आया था। ठीक है ना। तो एक चीज जान लीजिए, अब वैसे आप देखेंगे यार ये प्रॉब्लम जो करा रहे हैं सर, तो जो है बहुत ही सिंपल वाली प्रॉब्लम्स हैं, या इम्पोर्टेंट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप वो प्रॉब्लम को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उस पर कितनी अच्छी ग्रिप है, कितनी अच्छी कमांड है ना, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या करते हैं, हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं स्ट्रिंग को, इनको हम स्ट्रिंग से अटैच कर देते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम लिख लीजिए। देखिए, इन द अरेंजमेंट shown in the figure the strings are light and inextensible। लाइट यानी कि फिर मासलेस हो गई है ना, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। एंड द सरफेस ओवर विच द ब्लॉक आर प्लेस्ड इज स्मूथ, और जिस सरफेस पे रखा गया है वो स्मूथ है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक एंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ओके, देखिए मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये एक सरफेस है और ये इन्होंने पहले ही बोल दिया ये स्मूथ है, यानी कि यहाँ पर फ्रैक्शन या बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है ना, एक 4 kg का ब्लॉक है, एक 2 kg का ब्लॉक है, एंड आगे बढ़ाइए इसको। अगला ब्लॉक कितने का है, 1 kg का। यहाँ पर ये 1 kg का एक ब्लॉक है। ठीक है, इनको आपस में एक स्ट्रिंग द्वारा कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, और ये स्ट्रिंग कैसी है, लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, यानी मासलेस है, और इनएक्सटेंसिबल यानी कि उसे आप इस तरह से तनने वाली नहीं है, और इस पर 14 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लग रहा है। इस तरह का सिस्टम है। तो इसमें क्या पूछा गया है, यानी इस तरह से ये अरेंज है, ये सिस्टम है आपका। इन्होंने कहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, एंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो टेंशन क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या प्रोसेस होगा देख लीजिए। क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं, तो पहली बात याद कीजिए, जब मैंने बताया था टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन मैकेनिक्स, उसमें थर्ड वाला था अटैचमेंट ऑफ द अनदर बॉडी, है ना, यानी स्ट्रिंग से इन बॉडी को अटैच कर दिया तो यहाँ पर टेंशन क्रिएट होगी इन स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की जब मैंने बात की थी तो मैंने वहाँ पर 2 पॉइंट बताए थे, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसमें जाइए। तो अगर आपकी इनएक्सटेंसिबल है स्ट्रिंग या एक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल केस में एक्सेलरेशंस क्या होंगे, एक्सेलरेशन ऑफ द ईच बॉडी विल बी सेम, यही बताया था ना। दूसरा बताया था कि टेंशन के केस के लिए, हाँ, अगर ये एक्सटेंसिबल होती तो फिर मासेस डिफरेंट हो जाते। ठीक है, अब दूसरी बात है मासिव और मासलेस। अगर ये मासलेस है तो टेंशन इन स्ट्रिंग विल बी सेम एवरीवेयर, और अगर वो मासलेस है तब, और मासिव है तो टेंशन जो है वेरी करेगी। तो ये तो मासलेस है आपकी। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, वो इक्विवेलेंट सिस्टम, इसको मान लीजिए। इक्विवेलेंट सिस्टम जब आप मानेंगे तो इनका ये क्या होगा, इस तरह से, है ना, इसी में बना दे रहे हैं, अलग से क्यों बनाए। तो मान लीजिए ये इसका एक्सेलरेशन ए है, ए एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है,
है ना। तो ये क्या हो गया आपका सम ऑफ फोर्सेस, यानी कि एक्स एक्सिस के अलाउंग आपका फोर्स लग रहा है वो आपका 14 न्यूटन का है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब क्या है, इक्वेट द फोर्सेस टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो मास ऑफ द सिस्टम में ये सारे मास ऐड हो जाएंगे, 4 + 2 + 1, एंड इसका एक्सीलरेशन मान लिया आपने क्या है, ए है। तो ए इक्वल टू क्या, ये कितना हो गया 6, 14/7, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये सिस्टम का एक्सीलरेशन है और यही एक्सीलरेशन हर ब्लॉक का होगा। तो आप लैंग्वेज में लिख लीजिए, है ना, मैं तो यहाँ पर नहीं लिखूंगा कि since the string is inextensible, so the mass of the each block, so the acceleration of the each block will be same, and this acceleration will be equal to the acceleration of the system. Simple, right? Now next thing अब बात आती है टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये फाइंड आउट करने के लिए अब आपको FBD बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाइए 4 kg के लिए बनाइए FBD। 4 kg का ब्लॉक आप कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टेंशन होगी, यहाँ पर इस तरह से ये अटैच्ड है ना। तो एक टेंशन इसमें ये होगी, ठीक है ना। अब ये दूसरी स्ट्रिंग है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक टेंशन लगाएगा, इसका नाम दीजिए T'। बताइए, यही तो होंगी। तो FBD जब आप बनाएंगे तो इस पर एक टेंशन लग रही है T, 2 kg का ब्लॉक दे लीजिए, 2 kg वाला। इस पर एक टेंशन तो इधर लग रही है और एक टेंशन T' इधर लग रही है। 1 kg वाला ब्लॉक देख लीजिए, 1 kg पे क्या है, 14 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और एक टेंशन T' इधर। बन गया FBD। अब इन टेंशंस को फाइंड आउट करने के लिए अब क्या है, T और T' दो चीजें हैं, फाइंड कर लोगे आप इजीली। इसमें पहले भी अप्लाई कर दीजिए वही इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा है T, दिस विल बी इक्वल टू, अब इनके एक्सेलरेशन भी लिख लीजिए यहाँ पर। ये जो आपने फाइंड कर लिए है ना, ये एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है, ये एक्सेलरेशन के साथ ही मूव कर ही रहा है। तो ये क्या हो जाएगा T, दिस T विल बी इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन, 4 इंटू एक्सेलरेशन, ये कितना है इसका 2, 8 न्यूटन आ गया, यानी T की वैल्यू तो आ गई 8 न्यूटन। अब यहाँ से भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि ये आपको पता लग गया, यहाँ से भी कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। तो ये 14 न्यूटन और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, -T' विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 1 इंटू एक्सेलरेशन 2। तो दिस इम्प्लाइज T' क्या हो जाएगा 1 माइनस 14 माइनस 2 इक्वल टू 12 न्यूटन। तो T' आपका 12 न्यूटन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम और लिख लीजिए। इस बार इसका वर्टिकल मोशन ले लेते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल के आपने एग्जांपल्स ले लिए, अब कुछ वर्टिकल के एग्जांपल्स ले लीजिए। इसमें क्या है, 2 blocks of masses 4 kg and 2 kg are attached by inextensible light string as shown in the figure. Both the blocks are pulled vertically upwards by a force of 120 Newton. Find the acceleration of the blocks and the tension in each string. और यहाँ पर G की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है। ओके, देखिए डायग्राम बनाता हूं मैं। इन्होंने कहा है कि 4 kg का एक ब्लॉक है ये, और 4 kg
और इसको एक स्ट्रिंग के द्वारा अटैच कर दिया गया है। ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पर जो 4 kg पे जो फोर्स लग रहा है वो 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट करता हूँ, क्या कहा है? 2 blocks of mass 4 kg and 2 kg are attached by an inextensible light string as shown in the figure. Both the blocks are pulled vertically upwards. इनको vertically upwards पुल किया जा रहा है, right? By a force of 120 Newton. Acceleration of the each block and tension in each string. Each string क्या, एक ही तो स्ट्रिंग है। टेंशन इन स्ट्रिंग, सिंपल, राइट। यानी कि यहाँ पर आपको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है और टेंशन टी। तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों ब्लॉक्स अटैच्ड हैं इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से, तो मास ऑफ द बोथ ब्लॉक्स विल बी द सेम एंड दैट मास विल बी इक्वल टू द, सॉरी एक्सीलरेशन बोलना चाहिए, मास बोल रहा हूँ। Since the string is inextensible, so the acceleration of the each body will be same, simple, and that acceleration will be equal to the equivalent system, the acceleration of the equivalent system. तो आप इसको क्या करेंगे, मैं अलग से डायग्राम ना बना के इसी में एक इक्विवेलेंट सिस्टम का डायग्राम बना ले रहा हूँ। है ना, एक सिस्टम बन गया, इस पे 120 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और ये अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन भी इधर ही होगा, अपर डायरेक्शन में। बोलिए, तो अब क्या करेंगे हम? अब सिमिलरली जैसे पहले हम देखते थे, अब पहले क्या था कि मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस हो रही है ना, तो सम ऑफ एफ एक्स, समेशन एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स लिखते थे, राइट। और एफ बाई को लिखने की, समेशन एफ बाई को लिखने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि उधर मोशन हो नहीं रही हो, तो जीरो के ऊपर होगा। अब यहाँ पर मोशन अलोंग द क्या हो रही है, बाई एक्सिस, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया समेशन एफ बाई इक्वल टू एम ए बाई। अब समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा और जिसको हमें लिखने की, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल, ठीक है। नाउ गुड, अब देखिए द फोर्सेस अलोंग द बाई एक्सिस आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो 120 न्यूटन ये है ना, ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन एक गलती मत कर देना यहाँ पर कि इसको अब इक्वेट कर दो इसकी, नहीं, इस पर जो है अब नीचे की तरफ भी फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इसका वेट नीचे की तरफ वर्क करेगा। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल वाली प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते थे तो उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं था, वो वर्टिकल था, वर्टिकली डाउनवर्ड था, तो वो आपको करना ही नहीं था, बाई कंपोनेंट से कोई मतलब ही नहीं था आपको कि उसका समेशन एफ बाई इक्वल टू 0 होता था और उसकी आपको जरूरत थी नहीं। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मोशन ही अलॉन्ग द बाई एक्सिस है यानी वर्टिकल। तो यहाँ पर इस पे जो फोर्स होगा, इस पे यहीं पे बना दूं, नीचे की तरफ होगा, वो कितना होगा 4 इंटू एम जी, 4 इंटू जी एंड माइनस 2g, ठीक है ना। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम। तो मास ऑफ द सिस्टम कितना है 4 + 2 एंड ए एक्सेलरेशन आपने इसका ए मान लिया है। और याद रखना उसमें क्वेश्चन में गिवन है g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप इसे ले सकते हैं, इसमें गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 120 माइनस 4 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 10 इक्वल टू 6a। तो ये कितना हो गया 120 माइनस 40 माइनस
20 इक्वल टू 6a, तो ये कितना हो गया 60, एक्सीलरेशन a इक्वल टू 10 हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हुआ, हाँ ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो गया एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम हो गया, राइट। अब इन्होंने कहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक, तो वो सेम होगा, सिंपल सी बात है, तो हर ब्लॉक का एक्सीलरेशन यही हो जाएगा। अब इन्होंने कहा टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो इसके लिए एफबीडी बना लीजिए, एफबीडी बनाइए। तो एफबीडी में क्या होगा, बनाओ एफबीडी, 4 kg के लिए बनाइए, टेंशन फाइंड आउट करनी है ना। तो 4 kg का जो ब्लॉक है 4 kg वाला यहाँ पे लिख दीजिए। इस पर एक तो 120 न्यूटन का तो ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स, ठीक है, और 4g नीचे की तरफ लग रहा है, और कुछ तो लग नहीं रहा है, हाँ। और यहाँ पर क्या है, टेंशन ये होगी, तो एक इसमें क्या लगेगी, टेंशन T, ठीक हो गया। अब 2 kg, 2 kg वाले की अगर बात करें तो इस पर टेंशन T ऊपर की तरफ लग रही है एंड 2g नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, ये फोर्सेस लग रहे हैं, और साथ ही साथ ये एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है ये, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दीजिए, इस पे लगा दीजिए, सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। टेंशन T माइनस 2g, यही हुआ ना, इक्वल टू m मास इंटू एक्सीलरेशन 2 इंटू एक्सीलरेशन a की वैल्यू कितनी है जो आपने कैलकुलेट किया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 10, और g ऑलरेडी 10 है, तो t इक्वल टू क्या हो गया 20 माइनस 20 इंटू 10, अरे हाँ ये प्लस हो गया ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, अरे मैं जीरो कैसे हो गई टेंशन, तो ये कितना हो गया 40 हो गया, 40 न्यूटन, 40 न्यूटन की टेंशन आ गई। इसका यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम आएगा, इससे करें, चलिए 20 माइनस 4g माइनस टी इक्वल्स टू मास, इसका मास याद रखना 4 है, 4 इंटू एक्सीलरेशन कितना है 10, यहाँ से भी कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 120 माइनस 40, जी की वैल्यू 10 है, और इसको इधर लेके आओ तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस का 40, और टी इधर चला जाएगा, तो 120 माइनस 80 यानी टी इक्वल्स टू 40 न्यूटन, यहाँ भी आ गया, दोनों से देखिए सेम कैलकुलेट होगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी मैं इनको बेसिक प्रॉब्लम बोलता हूँ, आपके लिए चाहे हो सकता है इजी लगी हो या टफ लगी हो वॉट एवर, बट समझ में तो आ गई होगी, इतना तो क्लियर है, राइट। तो पूछने के लिए यहाँ से भी प्रॉब्लम बन सकती है, बट इस तरह की जनरल इन प्रॉब्लम्स जो हैं वो नेट में तो नहीं बनती हैं, जैम में बनती हैं, IIT जी में बनती हैं, ठीक है ना, और जेस्ट में पूछी जा सकती है। नेट में किस तरह की प्रॉब्लम बनेगी और जेस्ट में और गेट में किस तरह की बनती हैं वो प्रॉब्लम मैं अब बता रहा हूँ आपको। बट जो है इंपॉर्टेंट है, इनका यूज तो होना ही होना है आगे भी, डायरेक्ट प्रॉब्लम भले ही यहाँ से ना बने।
कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है थॉर्टन की, वहाँ से ली गई हैं। मैं नाम लिख दे रहा हूँ। की बुक है, वहाँ से ये प्रॉब्लम ली गई हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम है, हालांकि है ये भी सिंपल ही, कोई ऐसा नहीं ये बहुत तगड़ी प्रॉब्लम बना दी है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन इस तरह से कर दिया जाएगा कि वो बहुत इजीली आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है ए ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन ए फिक्स्ड inclined plane. The angle of incline is theta equals to 30 degree from the horizontal. What is the acceleration of the block? ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा? ये क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ए ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन ए फिक्स्ड inclined plane. The angle of the incline is theta equals to 30 degree from the horizontal. What is the acceleration of the block? देखिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, यानी कि इस तरह से एक प्लेन है, ठीक है, ये थीटा इक्वल टू ये 30 डिग्री है। मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री मैंने यही मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया है, इसका अपना मास मान लीजिए m मास है इसका। ठीक है, तो क्या कहा है इन्होंने, द ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन। अच्छा, अब ये स्लाइड कर रहा है, अब इस तरह से मान के चलिए, ये जो है ना स्लाइड कर रहा है, यानी कि रेस्ट में तो है नहीं। The angle is 30 degree from the horizontal. Slides friction down fixed inclined plane. The angle of the inclination 30 degree from horizontal. What is the acceleration? अब ये कह रहे हैं कि ये जो है ये एक्सीलरेशन होगा क्या, इनफैक्ट इसको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे इसमें बताइए, इसको इसके कंपोनेंट्स में पहले तो इस पे चेक कीजिए कितने फोर्सेस लग रहे हैं। स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व न्यूटोनियन मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स, उसमें क्या था, फर्स्ट डिसाइड द सिस्टम, सिस्टम आपका डिसाइड हो गया, लिस्ट द फोर्सेस, कितने फोर्सेस पे वर्क कर रहे हैं, देन एफबीडी एंड देन अप्लाई लॉज ऑफ मोशन, है ना। तो भाई ये सिंपल कुछ नहीं है, आप इस पे टोटल कितने फोर्सेस वर्क करेंगे, देखिए एक तो इसका वेट mg, लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन एन लगेगी, और ये फ्रैक्शनल लेस है विदाउट फ्रैक्शन, तो इसके अब मोशन अगर इधर हो रही तो इसकी बैक डायरेक्शन में फ्रैक्शन फोर्स होता है, लेकिन वो जीरो होगा, कंसीडर करने की जरूरत है ही नहीं। तो अब ये बताइए यहां पर अब मोशन अलोंग द प्लेन ये हो रही है ना, इसके पैरेलल। तो आप इसको रिजॉल्व कर दीजिए अलोंग दिस डायरेक्शन, यही तो करेंगे। तो
इसको इस डायरेक्शन के अलोंग अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो इसका जो कंपोनेंट होगा यानी कि ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, इसको अगर रिजॉल्व करें तो एक तो इधर होगा और दूसरा यही दो कंपोनेंट्स तो होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एंगल्स क्या होंगे। तो ये एंगल थीटा है 30 डिग्री, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। और ये वाला एंगल क्या बनेगा जाके, इसके बीच का ये एंगल अगर आप देखें तो ये 60 डिग्री होगा, ये 90 माइनस थीटा, इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, mg cos 60 डिग्री ये हो गया, और ये हो गया mg sin 60 डिग्री। बोलिए, और यही क्या होगा, यही वो नेट पुलिंग फोर्स होगा Fp। है ना, यहां पर ये पुलिंग फोर्स हुआ, अगर ये स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है, तो पुलिंग फोर्स Fp से लिख दीजिए, तो ये बन गया mg cos 60। तो ये कितना हो गया, mg cos 60 की वैल्यू 1/2, mg/2 हो गया। और नॉर्मल रिएक्शन n ये आपकी हो गई mg sin 60 रूट सी से लिख दीजिए ना, √3/2 हो गई। हालांकि ये इसने कैलकुलेट नहीं करवाया है, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, अच्छा, तो मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन है, और ये नेट पुलिंग फोर्स आपको पता ही है। तो अलोंग दिस डायरेक्शन अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहें तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये Fp जो है दिस विल बी इक्वल टू m इंटू ए एक्सेलरेशन के ऊपर होगा, और mg/2 इक्वल टू m इंटू ए, m से m कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन a इक्वल टू g/2 हो गया, खेल खत्म। तो अगर बेसिक्स आपको समझ में आ गए ढंग से तो प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है, ये यही मेन चीज होती है ना। चलिए, अब देखिए, फॉरेन राइटर की बुक्स की यही खास बात होती है कि एक प्रॉब्लम को पकड़ता है और उसी को रोटेट करता रहता है, घुमाता है, घुमा घुमा के उसमें नई नई प्रॉब्लम्स बनाता है। अब दूसरी प्रॉब्लम में इन्होंने क्या डाल दिया, सेम प्रॉब्लम, बट इस बार कह दिया उन्होंने कि अब ये फ्रैक्शन लेस नहीं है, इसमें क्या है, फ्रैक्शन। ओके, तो इन्होंने क्या कहा कि नेक्स्ट प्रॉब्लम में इन्होंने क्या कहा कि ये फ्रैक्शन लेस नहीं है, इसमें फ्रैक्शन है। ठीक है, तो चलिए, तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, और इसमें कहा गया है, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं। इन्होंने कहा कि इन द अबव प्रॉब्लम एज्यूम द ब्लॉक इज मूविंग एंड इट इज सब्जेक्ट टू स्लाइडिंग फ्रैक्शन, राइट। Determine the acceleration of the block, assume the fractional force obey Ff। इन्होंने कहा है कि Ff इक्वल टू म्यू के एन, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन, यही होता है, ये तो बाई डेफिनेशन होता है। वेयर म्यू के इक्वल टू 0.3 इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन, यानी कि ये सेम प्रॉब्लम है बिल्कुल एज इट इज,
बस इस बार आपको ये फ्रैक्शन मतलब यहाँ पर फ्रैक्शन को कंसीडर करना है ना। स्लाइडिंग फ्रैक्शन, डिटरमाइन द, एज्यूम द ब्लॉक इज मूविंग एंड इट इज सब्जेक्ट टू स्लाइडिंग फ्रैक्शन। तो इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, कोई बात नहीं। इस केस में यहाँ पर ये फ्रैक्शनल फोर्स अपोजिट टू द मोशन होगा। इसको मैं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक। अब देखिए, अब यहां पर क्या बदलाव आएगा, चेंजेस क्या आएंगे, जो पुलिंग फोर्स है, तो नेट पुलिंग फोर्स, हाँ ओके, पुलिंग फोर्स तो आपका ये है, बट इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप यहां पर लिखेंगे, है ना, तो वहां पर क्या चेंजेस आ जाएंगे, यहां पर चेंजेस आएंगे। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन स्टिल सेम, पुलिंग फोर्स आपका ये हो गया एफ, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इन्होंने एफ ऑफ एफ इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, कोई नहीं, आप स्मॉल एफ मान लीजिए, आप यहाँ से हटाइए, इसको फ्रैक्शनल फोर्स एफ ही मानिए, रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा चेंजेज है, एफ ऑफ एफ दे दिया उन्होंने, तो इन्होंने म्यू के एन, तो म्यू के तो आपको पता है ना, अभी म्यू के को म्यू के ही लिखा रहने दीजिए, एन की वैल्यू क्या है, एम जी √3/2 ये है। तो इक्वेशन आप मोशन जब आप इसके लिए लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगी देखिए, अलोंग दिस डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा एफ पी माइनस एफ इक्वल्स टू एम दिस मास इंटू एक्सीलरेशन, इसके इक्वल हो जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो एफ पी एफ पी आपको कितना था, mg/2, तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो ना, तो क्यों इतना माथा पच्ची करें, mg/2 माइनस एफ, तो ये क्या है, और म्यू के की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, ये कितना है 0.3, ओके 0.3 इंटू √3/2 mg, इतना आ गया, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख लीजिए, कैलकुलेशन कर लेना, 0.3 इंटू √3/2 इंटू mg इक्वल्स टू m ऑफ a। फाइंड क्या करना है, एक्सलेशन ही तो फाइंड आउट करना है, तो m से m तो कैंसिल आउट हो ही गया ये। अब ये कैलकुलेशन बची, तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 1/2 यानी कि 0.5 माइनस 0.3 इंटू √3/2 इंटू जी, ये आ गया। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन ए इक्वल टू आ जाएगा 0.24 जी, है ना, 0.5 माइनस दिस, ये कैलकुलेशन कर लीजिए आप, ओके क्लियर। अब देखिए थर्ड प्रॉब्लम क्या है, थर्ड प्रॉब्लम में क्या किया इन्होंने, प्रॉब्लम नंबर थर्ड, अब इस बार आप थीटा इक्वल टू 30 है, ये बात भूल जाइए यहां पर आप इसको थीटा ही मानिए, दिस इज द थीटा। अब ये 60 है, क्या है, फॉरगेट इट, यानी इसी क्वेश्चन में इन्होंने चेंजेस कर दिए, क्या किए हैं इसको अब इरेज कर लीजिए,
चलो बाद में कर लेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। इन्होंने क्या कहा है, इसको तो आप हटा ही दीजिए। ये डायग्राम मैं अरेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड डायग्राम है। इसमें इन्होंने कहा है कि इन द प्रॉब्लम नंबर 1 अलाउ द स्टैटिक फ्रैक्शन। अब इन्होंने क्या कहा, स्टैटिक फ्रैक्शन की बात कर दी, यानी कि अब ब्लॉक आ गया रेस्ट में। पहले विदाउट फ्रैक्शन स्लाइड कर रहा था, फिर विद फ्रैक्शन स्लाइड कर रहा था, और अब स्टैटिक फ्रैक्शन की बात कर दी, यानी कि अब ये रेस्ट में आ गया। ठीक है ना, यानी कि फ्रैक्शनल फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, सिंपल सी बात है, यानी सरफेस ज्यादा रफ हो गया। तो क्या कहा इन्होंने, अलाउ द स्टैटिक फ्रैक्शन टू होल्ड द ब्लॉक इन प्लेस। फ्रैक्शन को अलाउ कर दिया इन्होंने, स्टैटिक फ्रैक्शन, जिससे ये ब्लॉक यहीं पर होल्ड हो जाए, यानी कि अब एक्सीलरेशन यहां पर नहीं होगा। हटाओ इसको, ये रेस्ट में आ गया। विद कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रैक्शन, अब म्यू एस इन्होंने दिया है यहां पर, म्यू एस इक्वल्स टू 0.4, राइट। अब ये कह रहे हैं कि एट व्हाट एंगल डज इट बीकम पॉसिबल फॉर द ब्लॉक टू स्लाइड। अब ये कह रहे हैं कि थीटा की किस वैल्यू पर, अब देखो यहां पर बात आने लगी, यानी कि थीटा की वो वैल्यू पूछ रहे हैं कि जहां पर ये स्लाइड करना शुरू कर दे। तो एक बात सिंपल है ना, अगर ये बिल्कुल ऐसे पैरेलल कर दो हॉरिजॉन्टल के, फिर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, है ना, तो पुलिंग फोर्स की वैल्यू सीधे बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ेगी, चलो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात तो मानते हो ना, ये थीटा को अब जैसे जैसे वेरी करेंगे तो इसकी मोशन पे इफेक्ट पड़ेगा, इतना तो क्लियर है या नहीं है? अब इन्होंने यही कह दिया क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, यानी इन प्रॉब्लम बनने पहले वाली जो प्रॉब्लम थी उसमें स्टैटिक फ्रैक्शन को अलाउ कर दीजिए, अलाउ द स्टैटिक फ्रैक्शन टू होल्ड द ब्लॉक इन प्लेस, यानी यहां पर इसको होल्ड करने के लिए, विद कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन म्यू एस इक्वल्स टू दिस। एट व्हाट एंगल डज इट बिकम पॉसिबल फॉर द ब्लॉक टू स्लाइड। तो थीटा की किस वैल्यू पर ये जो है स्लाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, करें सॉल्व इसको, देखिए कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, कभी भी अब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना जानते हो उतना अप्लाई तो करो, रास्ता अपने आप मिलने लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिसाइड द सिस्टम, सिस्टम डिसाइड है। फोर्सेस देखो कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, तो एक mg फोर्स नीचे की ओर लगी रहा है ना। अब इसको इसके कम नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगी और फ्रैक्शनल फोर्स इधर लगेगा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इसके कंपोनेंट्स को अगर आप देखें तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये क्या होगा जो ये होगा ये वाला एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये mg cos थीटा हो गया, और ये क्या हो गया mg sin थीटा हो गया। बताओ, अब यहां पर ये Fp पुलिंग फोर्स क्या हो गया, mg sin थीटा। फ्रैक्शनल फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स क्या होता है, ये आपका म्यू एस एन हो जाएगा,
यानी कि म्यू एस और एन की वैल्यू, अच्छा एन नॉर्मल रिएक्शन है, ये क्या हो जाएगी एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ म्यू एस एम जी कॉस थीटा, यही तो फोर्सेस हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि ये रेस्ट में है। मोशन कब होगी, जब एफ पी इज ग्रेटर देन एफ, और ये क्या कह रहे हैं कि ये स्लाइड ना करे, है ना। इसके लिए नेसेसरी क्या है कि एफ पी शुड राइट नाउ। अभी क्या होगा जब ये स्लाइड नहीं कर रहा है तो एफ पी या तो इसकी इक्वल होगा या इससे कम होगा, ज्यादा तो होगा नहीं, ज्यादा होता तो क्या होता, ये स्लाइड करता। क्वेश्चन को पढ़ो, राइट नाउ द ब्लॉक इज एट रेस्ट, है ना, ऐसे लिखिए सिंस ब्लॉक इज एट रेस्ट, ठीक है। दिस इंप्लाइज जो एफ पी है ये लेस देन क्या होगा एफ होगा, ये बात तो समझ में आ रही है ना। अब होता क्या है अच्छा दूसरी बात ये भी है, ये पुलिंग फोर्स जो है ये क्या है एम जी साइन थीटा, और ये क्या है एम जी कॉस थीटा। तो यहां से एक चीज ये क्लियर नहीं है कि एफ पी और एफ की जो वैल्यूज हैं वो थीटा पे डिपेंड कर रही हैं। अगर आप इस थीटा को बढ़ाना शुरू कर दें तो एफ पी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये साइन थीटा है और यहाँ पर क्या है कॉस थीटा है। जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, यहाँ उल्टा होता है। बात आई समझ में। तो फ्रॉम दिस एंड दिस, और वैसे भी आपको पता है, आप यहाँ से समझ सकते हैं, अगर आप इसको थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये पुलिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी और फ्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कम होगी, है ना। तो इसको जब आप बढ़ाते जाएंगे थीटा को, तो एक थीटा की एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर एफ पी एफ के इक्वल हो जाएगा, यानी पुलिंग फोर्स फ्रैक्शनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, और उसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि वो लिमिटिंग केस आ जाएगा वहां, और उससे ज्यादा वैल्यू जैसे ही आपने थीटा की बढ़ाई तो ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा। वहां तक स्लाइड नहीं करेगा, उससे नीचे उससे कम वैल्यू पर स्लाइड नहीं करेगा, उससे जैसे ही ऊपर गए तो ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। तो अगर आपको वो लिमिटिंग एंगल तक पहुंचना है तो उस केस में क्या होगा, एफ पी और एफ एफ इक्वल होंगे। बात आई समझ में। तो वो कंडीशन आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, एंड एट दैट कंडीशन ये जो होंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज लिखवाने की कोई ज़रूरत है नहीं अब, है ना, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखिए एट थीटा इक्वल टू एल्फा, उसको हम एल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। एफ पी विल बी इक्वल टू एफ। तो एफ पी आपको पता है और एफ पता है आपको, तो इसका मीनिंग क्या होगा, एफ पी एम जी साइन थीटा की जगह इस बार अल्फा ले लीजिए, एंड एफ म्यू एस एम जी कॉस थीटा। एम जी से तो एम जी कट गया, ओके, एंड दिस इंप्लाइज
टेन अल्फा इक्वल्स टू म्यू एस, ये आ गया। दिस इम्प्लाइज अल्फा, यानी दैट एंगल जो इन्होंने पूछा है वो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स म्यू ऑफ एस, और म्यू एस यहाँ पे दिया हुआ है 0.4। क्लियर है। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जेस्ट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जेस्ट 2018। जो लोग जेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये, जेस्ट और जैम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। नेट में भी बन जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको इसको हम बहुत आराम से करेंगे, सावधानी से, है ना, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं, आराम आराम से समझिए इसको। क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा है ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम रेस्ट्स ऑन ए प्लेन inclined at an angle theta with respect to horizontal. A horizontal force F equals to capital mg is applied to the block. If mu is the static friction between the block and the plane, the range of theta so that the block remains stationary is, क्या होंगे ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। यानी पहले तो इसको समझ लीजिए, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। इन्होंने कहा ये ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, यानी कि ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है, रेस्ट, ये रेस्ट में है, ऑन ए प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स F इक्वल्स टू mg, और इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू mg इज अप्लाइड टू द ब्लॉक, ब्लॉक पर लग रहा है। इफ म्यू इज द स्टैटिक फ्रैक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन, ओके ठीक है, ब्लॉक और प्लेन के बीच में जो स्टैटिक फ्रैक्शन वो म्यू है। द रेंज ऑफ द थीटा, थीटा की वो रेंज बतानी है, सो दैट द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी इज, ऑप्शन ए है इसका। टेन थीटा इज लेस एंड इक्वल देन म्यू एंड ग्रेटर एंड इक्वल देन माइनस म्यू, एंड ऑप्शन बी है कॉट थीटा लेस एंड इक्वल देन म्यू एंड ग्रेटर एंड इक्वल देन माइनस म्यू। ठीक है, 1 माइनस म्यू है ये। एंड ऑप्शन सी है 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू
1 प्लस म्यू एंड ऑप्शन डी है and then okay 1 plus mu on 1 minus mu 1 minus 1 plus mu। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, विच वन इज करेक्ट। ठीक है, अब इन्होंने इसमें इससे कोई डायग्राम वगैरह नहीं दिया, सिर्फ लैंग्वेज दे रखी है। तो क्वेश्चन आप समझ ही चुके हैं। एक प्लेन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो इसका डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए कि किस तरह का केस है। यहाँ पर डायग्राम बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है ना। अगर आपने डायग्राम बना लिया ठीक से तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे। इसका डायग्राम इधर बना दें, चलो इधर ही बना देते हैं। देखिए थीटा एंगल पर है, कैपिटल एम मास है इसका, ठीक है ना। है ना, इसका मास क्या है, कैपिटल एम। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। block of mass m rest on the plane inclined at angle theta with respect to the horizontal, F equals to mg is applied force। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर तो ये प्लेन इंक्लाइंड है, और यहाँ पर F इक्वल्स टू कैपिटल mg फोर्स ये लग रहा है। बात आ रही समझ में। तो ये तो इन्होंने बोल दिया डायग्राम में, मतलब क्वेश्चन में, इज अप्लाइड टू द ब्लॉक, म्यू इज द स्टैटिक फ्रैक्शन। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लीजिए म्यू क्या है, स्टैटिक फ्रैक्शन है। बात आ रही समझ में। तो अगर म्यू स्टैटिक फ्रैक्शन है तो इसका मीनिंग क्या, अब ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक की टेंडेंसी टू मूव क्या होगी, इधर की तरफ होगी। तो जो फ्रैक्शनल फोर्स इस पे लगेगा वो किधर होगा, मतलब आप इस सरफेस पे ये ई तो होगा, एफ ये होगा। तो ये तो समझ में आ रहा है सीधी सीधे ये फोर्सेस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, ये तो उसने क्वेश्चन में खुद भी बोल दिया। आपको इनकी लिस्ट बनानी है। तो mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, आप बहुत पहले से जानते ही हैं। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगी, बताइए। बात आई समझ में। अब आपको क्या करना है, थीटा की वो रेंज बतानी है कि ये क्या रहे, रेस्ट में रहे। तो रिजॉल्व कर लो इसको, कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर दो, बात खत्म। मोशन क्या है, याद रखना यहां पर एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। यही तो होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। तो इसी के अलोंग जो है इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये आप मुझे ये बताइए कि ये जो है यानी कि अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं, इसको मैं इरेज कर दूं क्या,
आप लोगों को इजी करने के लिए मैं इसे कर रहा हूं। देखिए भाई, इससे क्या है, आसानी हो जाती है कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने से। ये प्लेन है, इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है ना। ये चीज़ों को इजी करने के लिए है ये सब। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर हो गया तो समझो आधी प्रॉब्लम तो वैसे सॉल्व हो गई। ये डायग्राम उधर बनाना चाहिए था और क्लियर हो जाता। अब देखिए तो यानी कि ये है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके अलोंग ये आपने मान लिया है, ठीक है। इसके अलोंग आपको, चलो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसके अलोंग आपको रिजॉल्व कर देना है। तो ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये भी तो थीटा ही होगा क्योंकि ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये जो आपका बेड था ये mg cos थीटा हो गया। गेम खत्म करो इसका जल्दी से। और इसका ये कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, mg sin थीटा होगा कि नहीं होगा। अब बात ये आती है कि ये जो फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली, इसके कंपोनेंट्स भी देख लो, इसका इफेक्ट अलोंग द प्लेन है ना, क्या होगा। तो देखिए ये सब करने के लिए आपको ये एंगल्स पता होने चाहिए। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, है ना। तो अगर ये थीटा होगा तो इसका जो कंपोनेंट अलोंग दिस जो होगा, या तो इसके पैरेलल यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान ले रहा हूं मैं, है ना, या इसी के अलोंग मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा या रहने दो, क्यों नया कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। यहीं पे मान लीजिए ये क्या बन जाएगा, mg cos थीटा, है ना। और इसके अलोंग ये कंपोनेंट इसका ये क्या बन जाएगा, mg sin थीटा। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो अब तो इस क्वेश्चन का गेम ही खत्म हो गया। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं। यहां अगर आप नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करें, अब देखिए यहां से नॉर्मल रिएक्शन आपकी किसके इक्वल हो गई, mg sin थीटा प्लस mg cos थीटा। तो ये होगी mg sin थीटा प्लस cos थीटा। ये तो आपकी नॉर्मल रिएक्शन हो गई। फ्रैक्शनल फोर्स आपका क्या होता है, म्यू एन होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, म्यू एम जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलो ठीक है। और अब देखिए यहां पर जो पुलिंग फोर्स है आपका, एम जी साइन थीटा फोर्स इधर लग रहा है और इसके अपोजिट में दो फोर्सेस हैं अब, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये ब्लॉक जो है इस समय रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है एफ पी लेस एंड इक्वल देन सम ऑफ दिस एफ प्लस एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा। ये बताइए ये होगा या नहीं होगा। ये जो एम जी साइन थीटा है ना, तो लिखिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है उन्होंने, ए ब्लॉक ऑफ मास एम रेस्ट ऑन द प्लेइंग इंक्लाइन एंड दिस।
so that the remains stationary. तो लिखिए for the block remains stationary. इसके स्टेशनरी रहने के लिए ये जो फोर्स है mg sin थीटा शुड बी लेस एंड इक्वल किसके, इसके f प्लस mg sin थीटा. ओ ये वाला क्या है, cos थीटा कंपोनेंट है. इससे हमेशा कम होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही है ना. तो ये कंडीशन है. अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए. तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं. mg sin थीटा लेस एंड इक्वल देन f की वैल्यू पुट कीजिए म्यू mg sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस mg cos थीटा. क्या कटा, कुछ कटा है, mg उड़ गया, उड़ा दो. तो ये क्या बचा, sin थीटा. शॉर्टकट मारें, मत मारो अभी. sin थीटा ये किसके ऊपर हो गया, म्यू sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा एंड प्लस cos थीटा. इसको इधर ले आइए तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस म्यू sin थीटा लेस एंड इक्वल 1 प्लस म्यू cos थीटा. देखिए लक्षण क्या आ रहे हैं इसके, बनेगा आंसर. हाँ रोके, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा विल बी लेस एंड इक्वल देन 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू. कुछ मिला, कुछ संकेत मिले. हाँ tan थीटा 1 प्लस म्यू अपॉन, यानी कि देखिए tan थीटा लेस एंड इक्वल देन 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू होना चाहिए. ये कंडीशन मिल गई. इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको. अब यानी ये तो आपका सॉल्व होके आ गया. अब इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको देखना है तो एक और थीटा वाला तो होगा नहीं. अब वैसे तो यहीं से मिल गया ये ऑप्शन आपका सी, tan थीटा लेस एंड इक्वल देन 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू. एंड यानी इससे तो छोटा होना चाहिए और 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू. तो डेफिनेटली ये 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू से बड़ा होगा. क्यों होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है ना. इसको और ज्यादा अगर आप स्पेसिफाई करना चाहें तो जो म्यू जो है, जो फ्रैक्शन है, स्टैटिक फ्रैक्शन हो, इसकी वैल्यू क्या है, ये तो पॉजिटिव ही आता है, निगेटिव तो आता नहीं है ना. कि 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू ये ग्रेटर देन 1 ही आएगा हमेशा. इसका मीनिंग क्या है कि 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू ये लेस देन 1 आएगा. आएगा नहीं आएगा. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इंप्लाइज 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू विल बी लेस एंड इक्वल देन tan थीटा. नीचे दिख नहीं पा रहा है शायद, है ना. तो इसको ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है. 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू विल बी लेस एंड इक्वल देन tan ऑफ थीटा. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू लेस एंड इक्वल देन tan थीटा ग्रेटर एंड इक्वल एंड 1 माइनस प्लस म्यू अपॉन ये आ गया. ऑप्शन सी जो है आपका
करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो क्लियर, एनी डाउट? तो देखिए ये जो है प्रॉब्लम्स थी, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, राइट। जेस्ट में पूछी गई, गेट में भी पूछी जाती हैं, जैम में भी पूछी जाती हैं, और नेट में भी ये इस तरह की प्रॉब्लम बन जाती हैं। हालांकि रिसेंटली भी नहीं पूछी गई है, बट इन कमिंग टाइम इस तरह की प्रॉब्लम्स बनेंगी। तो ये अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।